स्टार्ट हो गई सर। ओके, तो अभी रिकॉर्डिंग हो गई तो हम इसको यूट्यूब में डाल देंगे, तो आप देखते रहिएगा, घुमा घुमा के देखिए। कोई क्वेश्चन हो तो 4 बार पूछिए। ऐसा सोच लीजिए कि जितनी बार आप इसको देखिए उतने बार आपको बेटर समझ में आएगा। और प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, जो लोग नहीं म्यूट कर रहे प्लीज थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपकी आवाज भी आएगी इसमें। कुछ मतलब क्वेश्चन पूछने में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछने के बाद म्यूट हो जाइए, फिर जिससे कि जब बोले तो दूसरे लोग को भी सुनाई दे, जो बहुत जरूरी है सबके लिए। तो अब आते हैं मार्केट कैप में। तो मार्केट कैप क्या होती है किसी शेयर में, किसी शेयर की? तो मार्केट कैप होती है जो उस शेयर का करंट प्राइस चल रहा होता है, और जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्ड शेयर होते हैं, मतलब हम प्रेफरेंशियल शेयर की बात नहीं कर रहे हैं, हम राइट इशू की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर्ड शेयर, जो उस कंपनी के स्ट्रक्चर्ड शेयर लिस्टेड होते हैं स्टॉक मार्केट में, जब उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं करंट मार्केट प्राइस में, तो उसकी मार्केट कैप बनती है। अभी मैं इसको एग्जांपल से समझा दूंगा। अगर किसी कंपनी की टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर शेयर 100 करोड़ है, 100 करोड़ है, और उसके शेयर कीमत 50 है, तो उस कंपनी की मार्केट कैप 500 करोड़ होती है। एग्जांपल मैं अभी कोई भी जी माई ट्रिप प्लानर वाला एग्जांपल ले लूंगा आपको दिखाने के लिए। अब क्योंकि इस कंपनी में नंबर ऑफ शेयर जनरली फिक्स होते हैं, और शेयर का प्राइस डेली चेंज, इसलिए कंपनी का मार्केट कैप डेली बदलती है। बिल्कुल, जितना किसी जितना किसी शेयर की सीएमपी करंट मार्केट प्राइस बढ़ता जाएगा, उसकी मार्केट प्राइस बढ़ती जाएगी। इसीलिए कभी कभी कोई लार्ज कैप भी स्मॉल कैप में आ जाती है, और कोई स्मॉल कैप कंपनियां मीडियम कैप, मिडिल कैप और लार्ज कैप में चली जाती है। तो वो प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है किसी शेयर की। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कुछ कंपनियों को, चाहे हाल का एग्जांपल लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक का, या तो भेल का, या तो किसी और का एग्जांपल लेके दिखा देंगे, या तो जो हम लोग शेयर बताए हैं उनका। अब किसी को इसमें क्वेश्चन हो तो प्लीज अपना अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए, यदि मार्केट कैप में किसी को डाउट है तो। और यदि नहीं है तो हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब नेक्स्ट सबसे कर दीजिए सर। इम्पोर्टेंट, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि पूरा जो हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट है, चाहे बीएससी हो चाहे एनएससी हो, वो इन मोटा मोटा 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ऐसे 5 कैटेगरी सबसे होती है, सबसे बड़ी लार्ज कैप होती है, फिर फिर उसके बाद मिड कैप आती है, फिर उसके बाद स्मॉल कैप आती है, फिर उसके बाद मैक्रो कैप आती है, फिर उसके बाद नैनो कैप आती है। अब वो लार्ज कैप वो कंपनियां होती हैं जो 20,000 करोड़ के ऊपर है, लेकिन लिटरली ये फैक्ट्स है, लेकिन हकीकत में लार्ज कैप उनको ही रखिए जो कंपनियां 50,000 करोड़ के ऊपर होती हैं। मतलब रियलिटी में जो कंपनी 50,000 करोड़ ऊपर का मार्केट कैप है, वो लिटरली में लार्ज कैप में आती हैं। अदरवाइज 20,000 करोड़ वाली कंपनियां होती हैं जिनको हम अपने हिसाब से हमेशा मिड कैप में रखते हैं। और ये कंपनियां स्टॉक मार्केट जैसे निफ्टी 50 है, निफ्टी 50 में जितनी कंपनियां हैं सभी लार्ज कैप कंपनियां, कोई भी शायद एक दो मुझे तो नहीं याद है कि कोई कंपनी उसमें मिड कैप है। बाकी सबकी मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर ही है निफ्टी 50 में। और ये वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं, इनका बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, इनके कस्टमर एस्टेब्लिश होते हैं, और इनके शेयर में आपको बहुत वोलाटिलिटी नहीं दिखती है। वोलाटिलिटी मतलब ऐसा समझ लीजिए जिसको हम बीटा फैक्टर भी कहते हैं, कि वो कंपनी के शेयर में बहुत लंबा गैप नहीं दिखे कि 2,000 का शेयर 1,000 में आ जाए, 1,000 का शेयर 2,000 में चला जाएगा, फिर ऐसे जिग जैग करता रहे, ऐसे कभी नहीं होता। मोस्ट ऑफ टाइम वो उसी इर्द गिर्द घूमती हैं, जैसे एचडीएफसी बैंक है, या तो एसबीआई है, या तो रिलायंस इंडस्ट्री है, ये सब कंपनियां उसमें आती हैं। फिर लोअर ग्रोथ पोटेंशियल होता है। रीजन है यदि कंपनी 20,000 करोड़ की नहीं, यदि कंपनी लेट्स से कि कोई कंपनी है आईआरएफसी जैसे कंपनी है, तो आरबीएल तो छोटी है, जो कोई कंपनी 2.5 लाख करोड़ की है, अब उसका शेयर प्राइस 500 रुपए है, तो आपके इन्वेस्टमेंट को 2 गुना करने के लिए, 1,000 करने के लिए, उस कंपनी का मार्केट कैप मोटा मोटा 2.5 लाख करोड़ से 5 लाख करोड़ बनना पड़ेगा। वो बहुत डिफिकल्ट है हकीकत में किसी कंपनी के लिए, मतलब लार्ज कैप के लिए। इसलिए
ऐसा सोच लीजिए कि रिस्क कम होता है, लोअर पोटेंशियल ग्रोथ होता है, वोलेटिलिटी कम होती है लार्ज कैप में, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा बनता है माइक्रो नैनो स्मॉल कैप में, क्योंकि वहां पर रिस्क होता है लेकिन ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होती है। कोई कंपनी 500 करोड़ की है, यदि अच्छा बिजनेस करती है तो 5,000 करोड़ बनने के लिए उसे 10 गुना आपका रिटर्न देना पड़ेगा, और यदि 50,000 करोड़ बनने के लिए उसे 100 गुना आपको रिटर्न देना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन इस पे किसी को? नहीं सर, बहुत सही है। चलिए, फिर नेक्स्ट में आते हैं जिसको हम मिड कैप कहते हैं। तो जैसे इंडेक्स फंड आप एनएससी को देखोगे, तो एनएससी में आपको आएगा मिड कैप इंडेक्स फंड। तो उसमें जितनी भी कंपनियां होंगी उनकी मार्केट कैप 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में होगी। और वो नेक्स्ट सेक्शन ऑफ कंपनियां होती हैं जो टॉप लिस्टेड कंपनियां होती हैं, जिनको ब्लू चिप कहते हैं, उनके बाद ये आती है। अब इनकी मॉडरेट वोलेटिलिटी होती है, तो ऐसा सोच लीजिए, अभी लास्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको, मतलब थोड़ा सा कम वोलेटिलिटी होती है और गुड ग्रोथ पोटेंशियल होता है, क्योंकि देख सकते हैं कि 5,000 करोड़ वाली कोई कंपनी है तो उसके पास वो 10,000 करोड़ की बन सकती है, 15, 20, 25, 30। तो यदि 5,000 करोड़ कंपनी 30,000 करोड़ की बनेंगे, तो यदि आपने 5,000 करोड़ के मार्केट कैप में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा 6 गुना हो जाएगा। तो 6 गुना पोटेंशियल है। यदि वो 5,000 करोड़ कंपनी यदि 1 लाख करोड़ की बनती है तो आपका पैसा 20 गुना बढ़ जाएगा उस कंपनी में। तो इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है आपके पैसे को मल्टीप्लायर बनाने का। और इसमें आईडीएफसी बैंक है, स्ट्रोल लिमिटेड है, इंडियन होटल्स है, बहुत सी कंपनियां, सो मेनी कंपनियां, मतलब एक दो कंपनी नहीं, इस रेंज में इतनी कंपनियां की भर भर की कंपनियां। फिर एक आता है स्मॉल कैप, जो 5,000 करोड़ से बिटवीन लेस देन 5,000 करोड़ नहीं कह सकते हैं, ऐसा कह लीजिए कि मोटा मोटा 1,000 से 5,000 करोड़ के बीच में जो कंपनियां आती हैं उनको स्मॉल कैप में आप रख सकते हो, क्योंकि फिर माइक्रो कैप, तो यहाँ पर वोलेटिलिटी बहुत हाई होती है, ग्रोथ पोटेंशियल भी बहुत हाई होता है, रिस्क भी। तो इसमें अनु फार्मा, पटेल इंजीनियरिंग, रामा स्टील ट्यूब, सुनीता टूल्स, ये सब उस कंपनी में आती हैं, मतलब हरिओम पाइप और शक्ति पंप्स, ये जब कंपनी है सब उसी सेक्शन में आती हैं। अब वो सबसे ज्यादा पैसा इसी सबसे ज्यादा मतलब पैसा देखिए, यदि कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, तो सबसे ज्यादा पैसा यहीं पर बनता है। और सबसे मुश्किल स्टॉक सिलेक्शन यहीं पर है, सबसे मुश्किल, क्योंकि यदि आपका नॉलेज नहीं होगा तो सबसे ज्यादा पैसा आपका यहीं पर टूटता है। यदि नॉलेज है तो फिर आपके पास अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की इस पर्टिकुलर सेक्शन में। फिर एक माइक्रो कैप की करोड़ की कंपनी है, माइक्रो कैप कंपनियां, जिनकी मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जिनकी मार्केट कैप 500 करोड़ से 1,000 करोड़ के बीच में होती है, उन उसको हम माइक्रो कैप में रखते हैं। जितने भी इन्वेस्टर हैं, चाहे राकेश झुनझुनवाला जी हों, चाहे विजय केदिया हो, चाहे आशीष खतौलिया हो, जितने लोगों ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया है यहीं से बनाया है, माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करके। जब राकेश झुनझुनवाला जी ने इन्वेस्ट किया था टाइटन पे, तो टाइटन 67 रुपए का था उस समय, लगभग 4,000 5,000 करोड़ की कंपनी थी। उसके बाद टाइटन माइक्रो कैप से लार्ज कैप बन गई उनकी इन्वेस्टमेंट में, और उनका समथिंग, यदि मैं मतलब याद है तो 50 गुना पैसा बना था उनका टाइटन में इन्वेस्ट करने के बाद। तो हम आपको सिखाते हैं कि आप मतलब अंडरस्टैंडिंग से, लर्निंग से स्ट्रांग बनो और माइक्रो कैप शेयर ढूंढना शुरू करो और उसमें इन्वेस्ट करो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर में, जिससे कि कोई भी 500 1000 करोड़ की कंपनी 5,000 बने, 10,000 करोड़ बने, 20,000 करोड़ बने, जिससे आपका पैसा बन जाए। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको कई कंपनियां मार्केट में है, जैसे जुपिटर वैगन, टीटागढ़, ये अभी 20,000 करोड़ की हो गई हैं, लेकिन पिछले 5 साल में देखिएगा तो 20-20 गुना पैसा दिए हैं लोगों को, 20 गुना। इवन 5 साल की बात नहीं, लास्ट 1 साल में सबसे बड़ा रिटर्न देने वालों में टीटागढ़ और जुपिटर वैगन जैसी कंपनियां हैं। और यदि 4 साल में मैं देखूं तो टाटा मोटर का भी देखेंगे, 2020 में अप्रैल में या तो मई में 70 रुपए का शेयर था, आज 2024 जून में टाटा टाटा मोटर का शेयर 1,000 रुपए है। तो 70 रुपए से शेयर 1,000 पहुंच गया, तो मतलब बरट्ठे 70 84, मतलब ऑलमोस्ट ये 10 तो हाँ ये तो कोरोना कमाल था सर। हाँ बिल्कुल, मतलब बहुत लोगों ने कमाया, हमने भी कमाया।
बहुत लोग कमाते हैं, आप भी कमाओगे। सर पहले सर आपसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं हम भी कमाते। कोई नहीं, अभी हो गई तो ऐसा थोड़ा कि ऐसा सोच लीजिए कि राकेश झुनझुनवाला जी अब नहीं है हमारे बीच में, उनकी डेथ हो गई। उनका जी लाखों करोड़ का असेट है स्टॉक मार्केट में, 50,000 करोड़ के रियल एसेट है, ऐसे तो बहुत असेट है। तो जी जब वो स्टॉक मार्केट में आए तो तब भी स्टॉक मार्केट था, तब भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे, तब भी अंडर वैल्यूड शेयर थे, तब भी ओवर वैल्यूड शेयर थे, तब भी अच्छे शेयर थे। आज हम हैं तब भी है, कल को हम मर जाएंगे, हमारे बच्चे आएंगे, तब भी स्टॉक मार्केट रहेगा। तो टेंशन क्या जी है, तो स्टॉक मार्केट तो हमेशा रहना है। बस ये है ओके। कि हम कब रेडी हैं स्टॉक मार्केट का फायदा उठाने के लिए सही तरीके से, जुआ नहीं। जी मेरा हमेशा ये कहना होता है, जिस चीज को हम नहीं जानते वो जुआ है, और जिस चीज को हम थारोली जानते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, वो जुआ कभी नहीं हो सकती। जी जी सर। अब जैसे मान लीजिए जिस सिटी पे आप हो, आप मुझे बोलो कि भैया मेरे यहाँ एक जमीन बिक रही है, आप खरीद लो, मतलब सड़क किनारे बढ़िया जमीन है, 10 गुना बनेंगे। तो मेरे लिए तो जुआ है, जिस जिस जमीन को मैं देख नहीं सकता हूँ, जिसके अनर की मुझे डिटेल नहीं है, वहां पर क्या संभावना है फ्यूचर में, अब मैं आपके कहने पे लगा दूं बिना मेरे अंडरस्टैंडिंग के, तो वो जुआ है। बट सिंपल से यदि मैं जानता हूं, मैं आपके साथ आऊं, आपके साथ विजिट करूं और उसकी पूरी डिटेल निकलाऊं, तो फिर वो जुआ नहीं, वो प्योर 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 बिजनेस है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब चलते हैं, एक इसमें और एक मेंशन कर देते हैं, यहाँ मिसिंग है ये पॉइंट। एक नैनो कैप होती है, नैनो कैप में कंपनियां वो होती हैं जो 8-10 करोड़ से स्टार्ट होके 200 करोड़ के बीच में होती हैं, मतलब 200-400 करोड़ के बीच में होती हैं। नैनो कैप में जनरली नैनो कैप ऐसी कंपनियां होती हैं जिनके अंदर पोटेंशियल होता है 100 गुना 200 गुना रिटर्न देने के लिए। उसमें कई कंपनियां हैं, मैं आपको बता भी देता हूँ, बता दूंगा ग्रुप में डाल के, जहां पर लोगों ने भयंकर रिटर्न कमाया है हकीकत में। बट सबसे रिस्की वही है कि कब कब आपका पैसा जीरो हो जाए, तो वो कहना भी बहुत मुश्किल है। तो जनरली ऐसे कंपनियां तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट में ढेर सारे लोग उनको इवेलुएट किए हों और सबका एक ही मत हो, जैसे हमारा जो मत है वही मत उनका हो, तभी हमें उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कोई क्वेश्चन अभी तक? तो ऐसा सोच लीजिए कि जो लार्ज कैप होती है ज्यादा स्टेबल होती है, मिड कैप उससे कम स्टेबल होती है, और स्मॉल कैप उससे कम स्टेबल होती है, माइक्रो कैप उससे कम, नैनो कम उससे कम। लेकिन ज्यादा पैसा किस में है? नैनो में है, फिर माइक्रो में है, फिर स्मॉल में है, फिर मिड में है, फिर लार्ज में है। तो रिस्क एंड रिवार्ड फैक्टर है। बट सबसे बेटर यदि आप बहुत नए हो तो आप हमेशा स्मॉल और मिड कैप में खेलिए, लार्ज कैप छोड़िए, वो तो सफेद हाथी है, वहां पर ऑलमोस्ट बहुत सिचुएशन है। किसी किसी कंपनी की यदि मार्केट कैप आप देखते हो 6 लाख करोड़, उसमें बिल्कुल पैसा मत लगाइए, बेकार कंपनी है वो। कोई क्वेश्चन किसी का अभी तक? सर नहीं सर। जैसे किसी कंपनी का मार्केट कैप बढ़ रहा है तो इसका मतलब कोई मतलब उसमें पैसे आ रहे हैं क्या, इसलिए बढ़ता है क्या? देखिए, मार्केट कैप बढ़ने का मतलब उसका शेयर की प्राइस बढ़ना। और शेयर की प्राइस जनरली बढ़ती है, कई फैक्टर्स होते हैं। एक तो फैक्टर कि उसका फाइनेंशियल क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया हो, दूसरा फैक्टर कि उसको कोई बड़ी ऑर्डर बुक मिली हो, तीसरा फैक्टर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उसको सपोर्ट करने के लिए बनी हो, कि गवर्नमेंट बोल दे कि हम इथेनॉल अगले साल से 25% मिलाएंगे पेट्रोल में, तो जितने भी इथेनॉल बनाने वाली कंपनियां होंगे सबके शेयर बढ़ जाएंगे। यदि गवर्नमेंट अच्छा। बोल दे कि हम अगले साल इंफ्रास्ट्रक्चर जो रेल बनाती हैं, रेल में 2 लाख करोड़ लगाएंगे, जो अभी जैसे रेल में एक्सीडेंट हुआ था तो हम पूरी रेलवे लाइन को एंटी कोलिजन सिस्टम से इक्विपमेंट करेंगे, तो जितनी भी 8 कंपनियां एंटी कोलिजन इक्विपमेंट बनाती है रेलवे के लिए, उन सब का प्राइस बढ़ जाएगा। तो सर इसका मतलब यही हुआ कि इन्वेस्टमेंट जब आता है तभी मतलब मार्केट कैप बढ़ना चालू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट नहीं, या तो उसका अच्छा रिजल्ट आए, या तो कोई अच्छी ऑर्डर बुक मिले, या तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी सपोर्ट में है, या तो नेचुरल नेचुरल कुछ ऐसी चीज हो जो उस पर्टिकुलर सेक्टर और थीम को सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल, रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी है वारी टेक्नोलॉजी, आप देखिएगा वो 3 रुपए का शेयर आज 2,500 के ऊपर चला गया, तो उसमें वो अनलिमिटेड पैसा बनाया। लेकिन क्या हम इतने विजनरी थे? जब 3 रुपए का शेयर था तो हमें लगता था कि कल को सोलर से बिजली हमें जो बनेगी सोलर से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग विजनरी थे उन्होंने 3 रुपए में पैसा लगाया, लाखों में करोड़ों में, आज हजारों करोड़ में उसने पैसा बनाए।
तो सिंपल सा है कि आपको थोड़ा फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में हम अभी काम कर रहे हैं। कुछ दिन बाद हमारा वेबसाइट एप्लीकेशन है तो एक्सेल सीट हम एक ग्रुप वाइज ग्रुप से भी कर सकते हैं, जहां पर हम शेयर भी आपको बताएंगे और उसकी फ्यूचर पोटेंशियल भी बताएंगे और उसके फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है वो भी बताएंगे, और ये भी बताएंगे ये कंपनी के पास कितनी संभावना है। यदि आज आप इसमें 1 लाख लगाते हो तो कितने गुना बन सकता है अगले कुछ सालों में, तो वो भी बताएंगे। तो वो आपको कुछ दिन में मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। जी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब किसी शेयर को आप एनालाइज करते हो, इसको बोलते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा होता है और जो उसकी अर्निंग पर शेयर है, जो कंपनी एक शेयर में जितना पैसा बनाती है, मतलब आप सब कास्ट वास्ट काटे, कोई एक्सपेंसेज कोई भी टैक्स सब कुछ काटे, जो नेट प्रॉफिट बनता है, नेट प्रॉफिट को जब नंबर आप शेयर से डिवाइड कर देते हो तो जो वैल्यू आती है उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। और जब अर्निंग पर शेयर को किसी शेयर प्राइस में डिवाइड कर देते हो, इसके मैंने पूरा एक इस पर्टिकुलर टॉपिक में एक पूरा 2.5 घंटे का वीडियो है यूट्यूब में, उसको उसको लिंक ऑलरेडी डाल के दी गई, नहीं तो फिर से डाल दी जाएगी। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको डिटेल से देखिए, आप पूरा एक एक अक्षर लिख लिख के देखिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछिए प्लीज। अब पी रेशियो की वैल्यू हम डिसाइड क्या करते हैं कोई भी शेयर। देखिए पी एक हमेशा याद रखें, लेकिन अभी क्योंकि आप बहुत नए हो तो हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं कि आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता कि आपको डर लग जाए कि क्या है इतना मुश्किल क्यों है शेयर मार्केट, इसीलिए तो लोग जुआ कहते नहीं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बेटर बनाएंगे। पहला स्टेप है कि जब किसी शेयर के देखे तो उसकी पी वैल्यू देखिए, पी वैल्यू कितनी है, 11 है, 12 है, 20 है। तो उसमें और आप फिर वो उस पी वैल्यू की उसकी इंडस्ट्री पी से कंपेयर करिए। यदि उसकी पी इंडस्ट्री पी से कम है तो वो अंडर वैल्यूड है, बराबर है तो फेयर वैल्यूड है, और उसकी पी यदि इंडस्ट्री पी से ज्यादा है तो ओवर वैल्यूड है। तो इसका मतलब क्या होता है, को ऐसा सोच लीजिए जब किसी कंपनी की पी 100 है तो स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, इसका मतलब है जितना भी कंपनी कमाती है उसके 100 गुना पर शेयर, जितना कंपनी कमाती है उसके 100 गुना आप दे रहे हो उस कंपनी के एक शेयर खरीदने के लिए। जैसे कोई कंपनी 1 रुपए कमाती है पर शेयर और उसकी पी 100 है, तो इसका मतलब आप 100 रुपए देने के लिए तैयार हो उस शेयर की कीमत को, जितनी उसकी पर शेयर कमाई है। ठीक है। तो इसका मतलब जितनी ज्यादा पी होगी उतना बेकार है शेयर। कोई क्वेश्चन? नहीं। नहीं ठीक है आगे। फिर अंडर वैल्यूड शेयर, जैसे अभी अभी बताया कि अंडर वैल्यूड वो शेयर होते हैं कि जब किसी किसी शेयर की पी उसकी इंडस्ट्री पी से कंपेयर करते हो। जैसे सोना मशीनरी है, उसकी पी 3.43 है, इंडस्ट्री पी 21.42 है। तो सोना मशीनरी अपनी इंडस्ट्री जो पीर कंपनी है, जो समकक्ष कंपनी है, उनसे बहुत कम पी है, तो इसका मतलब ये शेयर बहुत अंडर वैल्यूड स्टॉक है। तो एक ये फैक्टर होता है जो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा जब किसी कंपनी के शेयर खरीदिएगा। कोई क्वेश्चन? कैसे कैसे पता करते हैं कि कोई शेयर अंडर वैल्यूड है कि नहीं अपने कंपटीटर से? तो क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन, ये वाला। ये इसको फिर से हाँ डिफाइन जी कर बिल्कुल। दीजिए। तो ऐसा सोच लीजिए कि जैसे किसी कंपनी की जो पी देखते हो, आज से मैं रियल एग्जांपल लेता हूँ, एक स्टॉप करता हूँ शेयरिंग। हरिओम पाइप का ले लेते हैं। सर पीई का फुल फॉर्म क्या होगा सर? प्राइस अर्निंग रेशियो। अब चलिए बात करते हैं, ये हरिओम पाइप एक कंपनी है और ये शेयर मेरे पास बहुत अच्छा शेयर है फंडामेंटली, और इस शेयर का स्टॉक पी जो है 30.3 है। ठीक है। सर तो स्क्रीन नहीं दिख रही। यार स्क्रीन तो दिख रही है। दिख रही है सर, दिख रही है। हाँ वही तो। यार मैं दो दो डिवाइस से बात कर रहा हूँ, एक कंप्यूटर भी मेरे हम्म, साथ है, लैपटॉप, और दूसरा मेरा मोबाइल भी चल रहा है। तो मुझे भी इसीलिए मैं लगाया हूँ कि कोई डाउट ना हो आप लोगों को।
तो हरिओम पाइप, इसकी स्टॉक पी है 30.3 और इसकी इंडस्ट्री पी है 27। तो अब यदि कंपेयर करो स्टॉक पी जो इसकी है ग्रेटर देन 20, इसकी इंडस्ट्री पी है, लेकिन तो ये ओवर वैल्यूड है शेयर आज के डेट पे देखा जाए तो, मतलब जो हम आपको बता रहे हैं। तो अभी इसी में स्टिक करिए, कोई अपने से दिमाग मत लगाइए। तो अब देखिए 30.3 ग्रेटर देन 27 होगा कि नहीं, 27 है ना। हाँ हाँ है। और जब ज्यादा है 30 ज्यादा है 27 से, तो इसका मतलब ये ओवर वैल्यूड शेयर है, तो करेक्ट। अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। अभी इतने जानते हैं, फिर अगले स्टेप पे किसी एडवांस वाले क्लास में आपको बताएंगे अच्छे से दूसरी चीज। तो अब ये क्लियर हो गया। अब यदि मैं और कोई शेयर लेता हूँ, इजी माई ट्रिप मैं लेता हूँ, यदि मैं स्टॉप शेयरिंग करता हूँ क्योंकि मुझे दूसरा चीज आपको दिखाना है। यदि मैं विंडो ही शेयर कर दूं, इंटर स्क्रीन शेयर कर दूं, यदि मैं इजी माई ट्रिप लेता हूँ, चलिए इजी माई ट्रिप का दिखाते हैं आपको। इजी ट्रिप प्लानर का देखते हैं तो इसका पी है 49.9, ठीक है, लगभग 50 आ रहा है, स्क्रीन दिख रही है। Yes, sir, we can see. ओके, तो इसका पी है जो प्राइस अर्निंग रेशियो हो ये 50 है, और इसका इंडस्ट्री का 39.8 है, तो ये भी ओवर प्राइस है आज के डेट पे। कोई मैं शेयर यदि अपने में जाता हूँ कोर लिस्ट में, चलिए ब्रह्मपुत्र इंफ्रा देखते हैं। ब्रह्मपुत्र एक इंफ्रा कंपनी है और इसका स्टॉक पी 15 है, ठीक है, और इंडस्ट्री पी 22 है। तो इसकी जो 15 22 से छोटा हुआ, ठीक है, तो यदि 15 लेस देन 22 है इंडस्ट्री से, तो इसका मतलब ये शेयर अंडर वैल्यूड है। ओके, जी जी अंडर वैल्यू ठीक। हाँ अंडर वैल्यू मतलब बढ़िया है, खरीदने लायक शेयर है, क्योंकि जो इसकी समकक्ष कंपनियां हैं उनका पी इससे हाई है, ठीक है, प्राइस अर्निंग रेशियो। पी पी कम होना चाहिए है ना। पी इंडस्ट्री से कम होना चाहिए, एक अच्छा सिंबल है खरीदने के लिए, एक मतलब एक फैक्टर है, स्टैंड अलोन फैक्टर नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, ठीक है। जी अच्छा जी ओके। अरे मतलब मैं दिखा नहीं पाया, मतलब यहाँ पर आना चाहिए था, ये मतलब यहाँ अब दिखने लगा। ये देखिए इसका स्टॉक पी ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर का 15 है और इंडस्ट्री का 22 है, तो 15 22 से छोटा हुआ तो ये बढ़िया शेयर खरीदने लायक। वैसे भी कई लोग खरीदे हैं मेरे पास भी। स्टॉप करते हैं, फिर शेयर करते हैं प्रेजेंटेशन को। अब आना सकते हैं। फेयर वैल्यू स्टॉक क्यों है कि फेयर वैल्यू देखिए बहुत कम होता है कि किसी शेयर की इंडस्ट्री पी और उसकी पी बहुत सेम टू सेम, क्योंकि आपको पता है कि किसी शेयर का शेयर प्राइस रोज घटता बढ़ता है, तो फिर यदि शेयर का प्राइस घटे बढ़ेगा तो पी की वैल्यू भी घटती बढ़ती है, तो बहुत कम होगा। लेकिन यदि किसी किसी शेयर का पी वैल्यू इंडस्ट्री बिल्कुल समकक्ष है, थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट ऊपर नीचे है, तो उसको फेयर वैल्यू में आप रख सकते हो, ठीक है। और यदि किसी शेयर का पी वैल्यू इंडस्ट्री पी वैल्यू से अधिक है, जैसे एबी इंजीनियरिंग पी वैल्यू 130 है, इंडस्ट्री पी 58 है, तो ये बहुत हाई ओवर वैल्यूड है। ऐसे शेयर को मत टच करो, यदि खरीदना है तो प्लीज ग्रुप में पूछो, हम और चीजें देख के बताएंगे कि लेने लायक है कि नहीं। क्लियर। सर थोड़ा ओवर वैल्यू को एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या होगा इसका पूरा डिटेल, ओवर वैल्यू क्या है। ओवर वैल्यू मतलब कि जो उसकी समकक्ष कंपनियां हैं मार्केट में, यदि उनकी प्राइसिंग से कैलकुलेट करो जो करंट शेयर का प्राइस चल रहा है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस बहुत महंगा है मार्केट में। मतलब
कह सकते हो कि एबी इंजीनियरिंग की पी वैल्यू यदि 130 है तो उसका एक शेयर में जितनी अर्निंग होती है उसका 130 गुना आप देने जा रहे हो खरीदने के लिए वो शेयर। और जबकि इंडस्ट्री की जो दूसरी कंपनियां हैं उसका एक शेयर की जितनी अर्निंग होती है उसके वो 58 गुना आप देने जा रहे हो, और जबकि एबी इंजीनियरिंग के शेयर को 130 गुना आप देने जा रहे हो। तो आप 130 गुना किसी कोई कपड़ा, मतलब मान लीजिए ऐसा सोच लीजिए कि मैं कपड़ा आपको बेचूं और दूसरे दुकान में उसी कपड़े की कीमत 58 रुपए है और मेरे दुकान में 130 रुपए, 130 है, 130 रुपए का, तो आप 58 वाला लेना पसंद करोगे कि 130 रुपए वाला सेम कपड़ा? लीजिए 58। तो आप समझ में आ गया कि ओवर वैल्यूड क्या होता है। हाँ जी। cool. The industry P, at the end it's weighted under unweighted average P of the firm in the industry, यानी कि मतलब एक तरह के सेक्टर के सभी स्टॉक पी का एवरेज इंडस्ट्री पी कहलाता है। ठीक है, जितनी उस पर्टिकुलर सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं उतनी है उनका जब एवरेज करते हैं तो उस पी को आप इंडस्ट्री पी कहते हो। ठीक है, ईपीएस पे आ जाते हैं। ईपीएस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है क्योंकि ईपीएस ये ही आप कैलकुलेट करते हो पी किसी कंपनी की। तो अर्निंग पर शेयर ए मेजर ऑफ कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दैट इंडिकेट्स हाउ मच प्रॉफिट ईच आउटस्टैंडिंग शेयर ऑफ द कंपनी स्टॉक हैज बीन अर्न्ड। तो मतलब जो नेट प्रॉफिट बचती है उसका डिविडेंड पेमेंट्स हटा के और जब उसमें डिवाइड कर देते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर या तो स्ट्रक्चर्ड शेयर जो मार्केट में अवेलेबल है लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, और तो उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको अर्निंग पर शेयर कहते हैं। अर्निंग पर शेयर अब आपको लाइव दिखाते हैं ना थोड़ा। अर्निंग पर शेयर क्योंकि नहीं दिखाएंगे लाइव तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। अब जैसे हरिओम पाइप वाला ही ले रहे हैं, अब यदि हम इनके स्क्रीन से क्वार्टरली रिजल्ट्स में बात करते हैं कि कंपनी की सेल्स हुई है 331 की करोड़ की, एक्सपेंसेस 289 की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 42, फिर 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 24 है और नेट प्रॉफिट 17 है। ये है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का हर शेयर पे 5.81 पर रुपए हुआ है हकीकत में पिछले क्वार्टर में। और यदि ईयरली में देखें तो हर साल ये कंपनी अपने एक शेयर में 19.68 रुपया बनाती है हकीकत में। और यदि पीछे से आप देखोगे कंपनी लगातार अपना ईपीएस बढ़ाया जा रही है, मतलब पिछले साल थोड़ा वीक था, इस साल फिर स्ट्रांग हुआ। यदि अगले बार स्ट्रांग ईपीएस दिया तो पक्का ये शेयर आपको पार्टी बैगर रिटर्न देगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का? सर थोड़ा एक बार और ईपीएस को बता दीजिए, नहीं समझ पाए। ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया तो वो समझ में आ गया है ना स्लाइड में। इसमें एरो करके बताइए कि आप किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कहाँ पॉइंट कर रहे हैं। ये नीला हुआ, नीला वाला। अच्छा नहीं ये सर, ईपीएस जैसे बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है, तो क्या अच्छा रहता है वो? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अर्निंग पर है शेयर ना? किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो बहुत अच्छी चीज है, वो अच्छी मैट्रिक्स है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये है, इस पॉइंट को डिटेल ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस कंपनी का ईपीएस जितना ज्यादा होगा शेयर धारकों के लिए उतना ही अच्छा होगा। एक निश्चित समय अंतराल पे कोई कंपनी अपने बड़ा शेयर में जितना पैसा बनाती है उसमें हम ईपीएस कहते हैं। ईपीएस 12 मंथ ट्रेलिंग होता है हमेशा, मतलब ये अभी फॉरवर्ड ईपीएस कैलकुलेट करना मैजिक है, उसको हम कभी किसी दूसरे क्लास में बताएंगे और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है।
बट जनरली जो भी ईपीएस स्क्रीनर किसी भी एप्लीकेशन पे आपको मिलता है वो 12 मंथ ट्रेडिंग होता है, जो पुराना 12 महीने का रिजल्ट होता है उसके आधार पे होता है। उदाहरण के लिए अगर किसी कंपनी के पास 5 रुपए है तो उस कंपनी का एक शेयर की कीमत 25 है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर में निवेश करने पे हमें लगभग 20% सालाना प्रॉफिट होगी। मतलब मोटा मोटा मतलब कि 25 रुपए के शेयर है, 5 ईपीएस बना रहा है, तो 20% है, तभी 20% का उसको सालाना रिटर्न मिल सकता है। इसी कंपनी का जितना सॉरी किसी कंपनी एक साल के ईपीएस में हमें कंपनी के सही कंडीशन का पता नहीं चलता, ये जानने के लिए हमें 3 से 4, तो इसीलिए आपको किसी कंपनी का यदि ईपीएस देखते हो तो 4-5 साल का यदि डाटा अवेलेबल है तो सबको देखिए कि कितना हर साल 10 साल कितना बढ़ा रही है। यदि लगातार ईपीएस किसी कंपनी का बढ़ रहा है तो वो कंपनी मल्टी बगर रिटर्न देने के लिए तैयार है, आपको आपके पैसे को एक का 10 का 20, 20 का 30 करने के लिए 50-100 करने के लिए तैयार है। यदि ईपीएस लगातार गिर रहा है तो बिल्कुल बंडल कंपनी है, उसको नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बुक वैल्यू आते हैं, एक अदर फैक्टर है। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक के अमाउंट ऑफ मनी दैट विल बी पेड टू शेयर होल्डर इफ द कंपनी लिक्विडेशन एंड पेड अप टू ऑल लायबिलिटीज। ये बुक वैल्यू वो होती है यदि कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, तो दिवालिया हो जाए और वो अपने सभी असेट को बेच के और जितनी लायबिलिटी है उसको पे कर दे, तो जो अमाउंट बचता है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। तो बुक वैल्यू किसी कंपनी के स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए। तो बुक वैल्यू इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन कंपनी टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अगर किसी कंपनी के बुक वैल्यू कंपनी के करंट प्राइस से अधिक है या लगभग बराबर, तो शेयर परचेज के लिए उचित माना जाता है। तो बुक वैल्यू जरूर कंपेयर करो उसके करंट मार्केट प्राइस से, कि बुक वैल्यू के शेयर प्राइस कहीं 10-20 गुना तो नहीं है बुक वैल्यू के। 10-20 गुना बुक वैल्यू, इसका मतलब वो शेयर बहुत ओवर प्राइस्ड हो चुका है, तो उसके चांसेस है कि वो नीचे गिरेगा शेयर, अनटिल उसके रिजल्ट बहुत स्ट्रांग ना हो, बहुत फ्यूचरिस्टिक सेक्टर में हो, कि वो डिफेंस में हो, रिन्यूएबल एनर्जी में हो, या तो एआई में हो, या तो ड्रोन में हो, इस सब में हो तो पॉसिबल है कि चलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं। बुक वैल्यू को थोड़ा एक बार और समझाइए एग्जांपल देके। एग्जाम्पल देखे, चलिए एग्जाम्पल देकर खड़ा होते हैं। जैसे साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए, पटेल इंजीनियरिंग ले लीजिए, कोई भी जैसे ब्रह्मपुत्र ले लेते हैं। अब जैसे देखिए इस कंपनी की बुक वैल्यू है, आपको दिख रहा होगा लगभग 59.6, ठीक है, बुक वैल्यू ब्रह्मपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर की। और इसकी करंट मार्केट प्राइस 89 है, तो ठीक ठाक है, मतलब इतना बुरा नहीं है कि इसकी बुक वैल्यू 59.6 है और शेयर प्राइस 89 है। बट ऐसे मान लीजिए कि किसी कंपनी की बुक वैल्यू 59 हो और शेयर प्राइस 500 है, तो वो खतरनाक है। अब कोई मैं शेयर लेता हूँ, सर बुक वैल्यू भी बढ़ती घटती रहती है कि नहीं बढ़ती? बिल्कुल घटती बढ़ती है, उसके एसेट और लायबिलिटी के हिसाब से घटती बढ़ती है। यदि उसके एसेट ज्यादा बढ़ गए और उसकी लायबिलिटी घट गई तो बुक वैल्यू बढ़िया हो जाएगी। सब कुछ घटता बढ़ता है, इसीलिए तो स्टॉक मार्केट मतलब कुछ ऐसे समझ लीजिए कि डायबिटिक की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, हमें रोज मेंटेन करना है, मतलब हर हर क्वार्टरली रिजल्ट देखने हैं। कोई यदि आपसे कहता है कि पैसा लगा के भूल जाओ, ऐसे बहुत कम शेयर हैं। यदि आपको ऐसे शेयर चाहिए तो मुझसे बाद में कंसल्ट करिएगा, मैं बता भी सकता हूँ। लेकिन शेयर मार्केट में लगभग 5,500-6,000 शेयर कंपनियां लिस्टेड हैं, और 99.9% जो शेयर हैं, यदि आप उनको मॉनिटर नहीं करोगे तो आपका पैसा फंस जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब जैसे इसमें भी उल्टे ही है, मतलब इसमें भी बुक वैल्यू कम है, शेयर ज्यादा है। कौन से साउथ इंडियन बैंक देखते हैं। हाँ ये देखिए, अब साउथ इंडियन बैंक की बुक वैल्यू है 25.5 और इसका प्राइस है 27.80, तो ये मतलब कह सकते हो कि ये शेयर परफेक्ट कंडीशन पे है खरीदने की, बुक वैल्यू के हिसाब से।
स्टैंड अलोन हम बुक वैल्यू के हिसाब से नहीं खरीदते हैं, क्योंकि फिर पीई भी देखते हैं, उसकी प्रॉफिट भी देखते हैं, उसका फ्यूचर एक्सपेक्ट भी देखते हैं, मैनेजमेंट भी देखते हैं, सो मेनी फैक्टर हम देखते हैं। लेकिन अभी बुक वैल्यू की यदि बात करें तो ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल, लगभग बराबर है, 1-2 पॉइंट का ऊपर अंतर है। ठीक है। ROE क्या है सर? क्या? थोड़ा सा जवाब थोड़ा तेज बोलो यार। ROE क्या है? ये रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये आगे शायद पॉसिबल है इसी प्रेजेंटेशन में होगा, नहीं होगा तो किसी और उसमें हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे दूसरे प्रेजेंटेशन में। नहीं है इसमें लग रहा है वो वाला फैक्टर, कोई नहीं, अगले वाले प्रेजेंटेशन में कर दूंगा। एक तो पीबी रेशियो आता है, कंपनी प्राइस टू बुक रेशियो इज द कंपनी करंट स्टॉक प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय इट्स बुक वैल्यू शेयर, और दिस शोज द मार्केट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी टू इट्स बुक वैल्यू। तो कोई स्टॉक प्राइस किसी कंपनी की दी हो और उसमें बुक वैल्यू को पर शेयर जो दिए उसको डिवाइड करते हो तो उसकी पीबी रेशियो आता है। अगर किसी कंपनी के शेयर का पीबी रेशियो 1 के आसपास है, जैसे आपने साउथ इंडियन बैंक में देखा ना कि उसकी 27.5 27.8 उसका करेंट मार्केट प्राइस था और उसकी बुक वैल्यू 25.5 थी। तो यदि डिवाइड करोगे तो उसका एक के लगभग आएगा, 1.1 या तो 1.2 आएगा समथिंग। तो यदि किसी की पीबी रेशियो 1 के आसपास है तो वो कंपनी फेयर वैल्यूड में कहलाती है। सही, करेक्ट? कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ये कितना कम ज्यादा होना चाहिए स्टैंडर्ड में? एक के आसपास होना चाहिए, मतलब अच्छे फेयर ठीक। वैल्यू किसी शेयर के लिए एक के आसपास होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं। 2 3 4 5 हो गया तो मतलब कहे कंपनी ओवर वैल्यूड है। 3 तक ठीक है, 3 के ऊपर फिर ज्यादा हो जाएगा। नहीं, कितना है हमने डाला था हाँ 3 से नीचे, हाँ 3 से नीचे होना चाहिए, लेस देन 3। बट यदि एक का हो तो बेहतर हो, लेकिन 3 से ऊपर है तो बहुत ज्यादा है फिर तो। पीबी रेशियो, मान लीजिए किसी कंपनी के टोटल एसेट 100 करोड़ है, उस कंपनी की लायबिलिटी 50 करोड़ है, तो उसको यदि वो करोगे तो 50 100 माइनस 50 तो 50 करोड़। अब मान लीजिए उस कंपनी के टोटल शेयर की क्वांटिटी 10 है, अब बुक वैल्यू पर शेयर डिवाइड करें तो 5 आया। या मान लीजिए शेयर की आज मार्केट वैल्यू 20 है तो पीबी रेशियो 4 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि एक रुपए के लिए असेट माइनस लायबिलिटी हम 4 रुपए दे रहे हैं उसे खरीदने के लिए। मतलब मतलब जितना उसके पास अटेज है उसके लायबिलिटी के हिसाब से हम उसके 1:4 में उसको पैसा दे रहे हैं, तो ये हकीकत में सही नहीं है। किसी पीबी रेशियो किसी का 4 है तो वो गलत है, मतलब उस शेयर सही नहीं है। और फैक्टर हम देख सकते हैं, लेकिन हमेशा जब आप पीबी रेशियो देखिए वो 3 से नीचे होना चाहिए। ठीक है। ठीक। अभी तो धन्यवाद हो गया। तो अभी कुछ मैं और चीज बता देता हूँ, मतलब मैं अगले अगले प्रेजेंटेशन में कवर करूंगा आप सबके लिए। साउथ इंडियन बैंक में चलते हैं, साउथ इंडियन बैंक में ही चलते हैं। मैं अगले वाले सेशन जो करेंगे उसमें हम आपको आरओसी कवर करेंगे, आरओई कवर करेंगे, फेस वैल्यू कवर करेंगे, ओपीएम कवर करेंगे। आरओई, आरओसी, ओपीएम, फेस वैल्यू, डेप्ट, डेप्ट पेग रेशियो कवर करेंगे, रिजर्व कवर करेंगे, पेट्रोसी स्कोर कवर करेंगे, डीएमए 200, डीएमए 50, आरएसआई इंडिकेटर दूसरे वाले क्लास में लेंगे, और करंट रेशियो कवर करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू कवर करेंगे, इंट कवरेज कवर करेंगे, ग्राहम नंबर कवर करेंगे, नेट ब्लॉक कवर करेंगे, और इतनी चीजें कवर करेंगे अगले वाले सेक्शन में, अगले वाले कॉल पे जब भी हमारी शेड्यूल होगी तो आपको पीपीटी बताएंगे भी आप कि ग्रुप में उनका। डाल सकते हो। सर हाँ एक चीज ये पूछना था। प्लीज। सर जैसे आवाज नहीं कट रही, आपका नेटवर्क खराब है। चलो, ये जो पीपीटी अभी हम देख रहे थे वो क्या आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं?
अच्छा आपको यूट्यूब में वीडियो ये पूरी रिकॉर्ड ठीक हो है, रही है ठीक जो आपसे बात ठीक हुई, है सर, यूट्यूब में थैंक पूरा वीडियो डाल दिया जाएगा, तो आपको लिंक शेयर कर देगा आराम से। हेलो। मतलब तो सर जैसे ये फ्यूचर रिटेल शेयर था, हाँ इसके बाद ये 70-75 रुपए था, इसके बाद लोअर सर्किट से बंद हो गया। तो सर इन शेयरों का क्या होता है? ये शेयर तो वही है कि जो आपके घर का पूरा पैसा लेके कहीं चले जाते हैं ससुराल अपने। तो रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ऐसे ऐसे चीज मुझसे मत बुलाओ, नहीं जो कोई यूट्यूब में देखे कहे कि कैसा बकवास बात करता है। चलिए आ जाते हैं, सही तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, हर बिजनेस के साथ ग्रोथ की एक कहानी होती है। अगर जब कोई बिजनेस डूबता है तो उसकी भी एक कहानी होती है जी। हमेशा। तो जैसे मेरा होम टाउन इलाहाबाद है, प्रयागराज, तो पहले वहां पर फ्यूचर रिटेल के कहाँ पे जो सर? प्रयागराज? इलाहा मैं भी सर मेरा क्या बात है यार, मैं अल्लाहपुर में है मेरा घर, अल्लाहपुर में। होम डिस्ट्रिक्ट सर। ठीक है, होम डिस्ट्रिक्ट अब क्या मतलब। ये सब मत पूछो तुम, मेरे पंकज प्राइवेट भैया पूछ लेना यार, मेरे ये से बात कर रिकॉर्ड हो लेना, रहा मैं बता है। दूंगा। अच्छा ठीक। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ये सेशन, तो ये मत करो, नहीं दूसरे जो देखेंगे यूट्यूब में कहेंगे क्या क्या बात करते हैं लोग। ठीक ठीक। हाँ, ऐसे नहीं करते हम लोग। तो आप जैसे शेयर की बात करिए, तो बुक वैल्यू भी निगेटिव है, सर फ्यूचर आरओसी आरओ निगेटिव है, हाँ लगातार बिल्कुल, मतलब सब कुछ कम चल रहा है। और ये शेयर यदि मैं पिछले 5 साल में देखूं, 10 साल में देखूं, तो ये शेयर आप सही कहते हो कि ये शेयर एक समय, ये ये 24 नवंबर 2017 में 634 गया शेयर, ठीक है। जी और सर। फिर फिर उसके बाद ये शेयर इस समय जमीन छू गया हकीकत में। हम्म। उसके कई रीजन है कि देखिए, डी मार्ट सेम सेक्शन में है, डी मार्ट ने बहुत इम्प्रूव किया। डी मार्ट में मैं अभी जल्दी से खोल के दिखा देता हूँ। डी इसको सर मार्ट मैं सेम लिया चीज, था तो मेरे में आपको नहीं था, मैं गलत सर्च कर रहा था। एक सेकंड, एक सेकंड नीचे होगा, इसमें पेड में आ रहा होगा, ट्रेंड वेदांता रेट फ्यूचर। एक सेकंड, कुछ बोल रहे थे आप, बोलते रहो। सर पूछ रहा था, इसको मैं लिया था लेकिन लोअर सर्किट से निकलने का टाइम मिला, फिर मैंने नहीं निकला। हमने कहा जो होगा भविष्य में देखा जाएगा। मैंने नहीं, ऐसे शेयर नहीं रखना चाहिए। हाँ, ये डीमार्ट एवेन्यू सुपर मार्केट है, सही खुला था। अब देखिए, डीमार्ट भी सेम सेक्शन में है। ये कंपनी लगातार अपना मतलब शेयर बेहतरीन होता गया है, मतलब 700 से शुरू हुआ, लगातार ऊपर जा रहा है। मतलब ठीक है, जिगजैग हमेशा शेयर में कभी भी स्ट्रेट लाइंस नहीं होती हैं, बट फ्यूचर ग्रुप के साथ कई बेकार चीज हो गई। ये किशोर बियानी जी अपना बिजनेस पहले अमेजन को बेचना चाहते थे, तो उनकी वहां से डील खराब हो गई। फिर रिलायंस जी खरीदना चाहता था, उनसे डील खराब हो गई। और जैसे जैसे डील खराब होने का न्यूज मार्केट में आई, लोग अपना शेयर बेचने लगे, तो कबाड़ा हो गया। और फिर इनके जो फ्यूचर स्टोर थे, जो बिग बाजार थे, गली हर जगह खोले हुए थे, बिग बाजार शट डाउन होना शुरू हो गए। हकीकत में बिजनेस बहुत जी। तगड़ा था। मुझे लगता है कि थोड़ा विल पावर कमजोर थी मैनेजमेंट की। आज भी मुझे लगता है रिटेल चेन में बहुत पैसा है इंडिया में, क्योंकि सबको जरूरत है सही जगह, एक ही जगह जाओ हर चीज खरीद लो। लेकिन समहाउ कभी कभी मैनेजमेंट उतना विजनरी नहीं होता, या तो उसकी जो टीम होती उतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए बिजनेस गड़बड़ा जाते हैं। बाकी तो डीमार्ट आसमान छू गया, फ्यूचर क्लोज हो गया, अब क्या ही कर सकते हो। लेकिन शेयर अच्छा नहीं है, बहुत बेकार शेयर, सब कुछ सर बेकार है इस इसका शेयर का। कुछ ऐसा प्रोसीजर होता है क्या, जैसे कंपनी ब्लैक लिस्टेड हो गई, इसके बाद फिर साल 2 साल 3 साल बाद फिर कुछ इसमें हाँ हाँ, इम्प्रूवमेंट हो? बिल्कुल होता है कि यदि ऐसे मैंने यदि मैं पढ़ा था इसमें, सर इसको, तो हम तभी हम एक केस इनका चल रहा है रिलायंस के साथ, अभी कुछ हुआ नहीं। और फ्यूचर सेम 11 डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जितने मिलियन थ्रू द डेप्ट विल बी मोर, अभी कुछ ऐसा नहीं है इनके मतलब अपडेट में। बट यदि ये जो लोन लिए हैं बैंक से, यदि उसको पे नहीं करते हैं, तो लोग
लोग इनको दिवालिया करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि दिवालिया घोषित कर दीजिए। और जब भी कोई कंपनी दिवालिया घोषित की जाती है तो वो डिलिस्ट कर दी जाती है स्टॉक मार्केट से, और किसी शेयर होल्डर जी। को कुछ भी नहीं मिलता है। ओके। अभी कुछ एक कंपनी के साथ हुआ है, हमारे ग्रुप में कुछ लोग पास था, कुछ लोग बेच दिए, कुछ लोग मतलब पहले बेच लिए थे। तो ऐसे टाइम टाइम पे होता भी है कई कंपनियों के साथ। ठीक है। सर सर जैसे ये माइन लोन जमा हो गया तब इसके बाद क्या होगा सर? लोन जमा हो जो गया तो आराम से जिसकी आराम से कंपनी है वो बिजनेस लोन जमा करके, जैसे ये रिलायंस को अमेजन को सेल कर रहे थे, हम्म। डील हो रही थी, तो वो लोन जमा करके वो तो डील करेंगे कि भाई लोन से ज्यादा हमारी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो डील के लिए। नहीं देखिए, हम नहीं उसमें जा रहे हैं कि डील किस किस टर्म्स में हो रही थी, क्योंकि हमें नहीं पता है। वो तो जब उनके डील मैनेजर्स के बीच में डिस्कशन होता होगा कि कितना हमें फायदा है नुकसान है। रिलायंस तो अब इसको नहीं लेगी, क्योंकि रिलायंस खुद ही भी अपना रिलायंस मार्ट करके गली गली ओपन कर रही है, तो क्यों लेगी? वो इससे बेटर अग्रेसिव बिजनेस में है। तो अब तो रिलायंस की डील तो नहीं होने वाली। अब पता नहीं, इस कंपनी का कुछ भी नहीं होगा, ये कंपनी अब गई काम से, हिंदी में कहो तो। अंटिल कोई मैनेजमेंट चेंज ना हो, कोई बहुत अच्छा इंसान ना आ जाए, नए तरीके से सोचे और फिर स्टार्ट करे, मेहनत करे। क्योंकि यदि इतनी गिरी हुई कंपनी को बेटर बनाना है तो बहुत मेहनत करना है हकीकत में। और ऐसा नहीं कि शेयर बुरा है, कि देखिए मार्केट कैप 179 का है, और इनके लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट देख लीजिए, तो ये लास्ट क्वार्टर रिजल्ट कहते हैं कि इनकी सेल्स 2700 करोड़ की है। भले जी। एक्सपेंसेस ज्यादा हैं और सब कुछ नेट प्रॉफिट निगेटिव है, लेकिन सेल्स इन्होंने 2700 करोड़ को किया है, और मार्केट कैप कह रहे हैं कि बस 180 करोड़ है। मतलब जनरली जब किसी कंपनी की सेल्स उसकी मार्केट कैप से हाई होती है तो ये अच्छी खबर है उस शेयर को खरीदने के लिए। बट इसके केस में तो बहुत बुरी खबर है, इसलिए केस टू केस डिफरेंट होती हैं चीजें। ठीक सर, ओके। सर ये माइनस पे बुक वैल्यू माइनस पे क्या क्या है? मैं अभी रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप कर देता हूँ।